अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों ने लेक्चर 6 तक तो प्रॉब्लम कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, तो डू प्रैक्टिस। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है, वो है रिडक्शन फार्मूला इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है? हमने डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन वहाँ पर हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया था। इसमें अभी कुछ टॉपिक हैं, फ़िलहाल वो मैं करा दूँगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन में कैसे सॉल्व करते हैं, पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पैरामीट्रिक में, स्फेरिकल में, सिलिंड्रिकल में। तो वो कुछ टॉपिक आप खुद से भी प्रिपेयर करें, तैयारी, और देखें कि क्या आपको समझ में आता है। ठीक है? अदरवाइज़ वो मैं फिर आपको करा दूँगी। यहाँ हम करेंगे रिडक्शन फार्मूला इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है? अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जैसे आपको पता है डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, जैसे इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है? इंटीग्रल 1, ये जो इंटीग्रल 1 जो है फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं इफ यहाँ कंडीशन आ गई है। डेफिनेट इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं अगर कंडीशंस क्या हैं, ये दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आइदर ए एंड ए और बी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है दैट इज इंफिनिटी, यानी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दी हुई है उसमें से ए या बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है? दूसरा ये है कि एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी। ठीक है? अनबाउंडेड का मतलब भी ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है? यानी आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी कब, जब ए और बी में से ए और बी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाए, अनबाउंडेड आ जाए, लिमिट आ जाए। यानी लिमिट फाइनाइट हो और फंक्शन जो है उसके इंटीग्रल वो अगर लिमिट ए या बी पर इनफाइनाइट हो जाए तो उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है? यानी मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, अगर जो लिमिट दी हुई हैं इंटीग्रल की, इन लिमिट्स में से किसी ए या बी पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए या अनबाउंडेड हो जाए, तो हम तो एफ ऑफ एक्स तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड हो जाएगा, या कि उसको जो लिमिट है उस लिमिट पर इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है? फंक्शन अनबाउंडेड होता है किस पर, ए या बी पर। ठीक है? पहली बात तो समझ में आ गई कि ए या बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो यानी इंफिनिटी हो, और फंक्शन क्या हो, इंफिनिटी हो एट ए और बी पर। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बता दूंगी। टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कहीं पे काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिखा होता है तो काइंड 1 काइंड 2 लिखा होता है, 2 है यहाँ पे, टाइप 2 ये मिसप्रिंट हो गया, ये मैंने इसको वाइटो लगाया था, लेकिन आप इसको 2 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे हेयर है। ठीक है? हेयर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको समझने के लिए है कि अब टाइप 1 में क्या है, देखें। 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रही हूँ। ठीक है? यानी लोअर लिमिट ए कांस्टेंट आ गया और इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, या माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, या अपर एंड लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, वियर एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल। ठीक है? बाउंडेड इन गिवन इंटरवल। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में आपके पास जो इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ए एंड बी आर फाइनाइट बट आइदर। फाइनाइट का मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आपके पास ए टू बी कोई भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहा है कि फाइनाइट है, बट आइदर अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स यानी प्लस माइनस इंफिनिटी हो जाए। ठीक है? हो सकता है, या
लिमिट ऑफ x टेंस टू b f ऑफ x प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, ये टाइप 2 कहलाएगा। अब इन्हीं टाइप्स को हम ना क्वेश्चन में भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होता है। अब बात करते हैं कि हम कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे निकालते हैं। कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। अब कन्वर्जेंसी क्या होता है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इसको एवेलुएट करने पर इसका जो आंसर है फाइनाइट वैल्यू या यूनिक वैल्यू आए तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इंटीग्रल। समझ में आ गई। फाइनाइट वैल्यू या यूनिक वैल्यू हो, दोनों फाइनाइट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू हो तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इंटीग्रल, इसको सॉल्व करने पर। डाइवर्जेंट क्या होता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसका रिजल्ट अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी आए तो इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इंटीग्रल। ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आपको पता होना चाहिए कि लिमिट कैसी, टाइप 1 देखें ए टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कन्वर्जेंस समझ में आ गया कि रिजल्ट अगर आपके पास कोई यूनिक वैल्यू आए तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आए तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखें, एवेलुएट ए टू इन्फिनिटी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है ना, लिमिट ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसको हम एवेलुएट या सॉल्व कैसे करते हैं कि हर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कि लिमिट यानी इन टर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना तो आप एक्स ले लीजिए। ठीक है। यानी इन्फिनिटी को हम लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप ए टू इन्फिनिटी को इंटीग्रेट करें। समझ में आ गई बात। पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे इंटीग्रेट, फिर इसको आप इसमें लिमिट अप्लाई करेगा। हर प्रॉब्लम में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पहले लिमिट की फॉर्म में लिखा जाता है। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम इस इंटीग्रल में जहाँ पे इंफिनिटी है वहां पर प्लस इन्फिनिटी है तो हम प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी होता तो माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। और जहां पर हम इन्फिनिटी को हमने एक्स टेंस टू लिखा है उस इन्फिनिटी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, एक्स लिख देंगे। वाई होता तो वाई लिख देते। तो लिमिट क्या हो जाएगी कि आपके पास 0 to x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इसको, वही वाली बात है कि अगर हम इसको सॉल्व करें और इसका रिजल्ट क्या आ जाए आपके पास फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है तो कन्वर्जेंट कहलाएगा, प्लस माइनस आए तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल करते हैं। एक आपके पास एग्जाम्पल है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 to ∞, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसको सबसे पहले देखें, अपर लिमिट में इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव एक्स हम लिख देंगे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 0 to x ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। सिंपल, आप पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो -1 नीचे आएगा तो माइनस साइन एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स 0 to x अप्लाई कर देंगे। तो अब जब पहले ये वाली इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई करेंगे फिर आखिर में जो लिमिट हमने इसको टेंस में लिखा है इन्फिनिटी को वो आखिर में अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास जब x पुट करेंगे तो x आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख दिया लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे, ये वाली चीज इसके लिए जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये 0 के बराबर होगा, ये कुछ आपके पास 1 रहेगा तो आंसर क्या आ गया, 1। तो फाइनाइट, इस फाइनाइट आया, पॉजिटिव वैल्यू आई है, फाइनाइट एंड यूनिक। तो सो दैट गिवन इंटीग्रल इज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट कि जब आंसर यूनिक आ जाए, फाइनाइट आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, -∞ to 0 ई की पावर x dx। अब देखें
लोअर लिमिट में माइनस इंफिनिटी है तो हम इसकी जगह एक्स पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ऊपर 0 ई की पावर एक्स डी एक्स। वही सिंपल हम वही करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एक्स टू 0, तो पहले 0 पुट किया, माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स, और हमें पता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 के बराबर है। इसका भी आंसर क्या आया? 1। तो ये भी क्या है? कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस फॉर्म में आए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो इसको आप क्या कर लें? ब्रेक कर लें। कैसे? माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने समझा दिया कि 0 लिमिट इसलिए लिया है कि जो लेफ्ट साइड होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी और राइट साइड में इंफिनिटी पॉजिटिव होगा। तो यही वाली बात है कि देखें, ये ओरिजिन आपका 0 आ गया और ये पॉजिटिव साइड चली जाएगी और ये नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। जब भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो तो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आपके पास डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बोथ साइड आपने फंक्शन पुट कर दिया। अब इसको हम सबसे पहले लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे कि यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, और जहाँ पे माइनस इंफिनिटी था वहाँ पे एक्स टू 0 लिखा। फिर उसी तरीके से इसको y ले लें, सपोज कर लिया कोई भी लिमिट एक्स वाई जेड कुछ भी, तो y टेंस टू इंफिनिटी 0 टू y, और ये लिख दिया। ठीक है, अब वही मेथड है कि ये आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव किसके, इंटीग्रल किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x, x टू 0, tan इनवर्स x 0 टू y। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पे मैंने बता दिया है। ये लिमिट बाहर वाली एज इट इज चलती रहेगी जब तक आप सॉल्व ना कर लें। tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 लिख दिया, माइनस tan इनवर्स x अपनी जगह, tan इनवर्स y अपनी जगह, माइनस 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और tan आपके पास माइनस पाई बाई 2 माइनस tan पाई बाई 2, तो माइनस इंफिनिटी के बराबर है, यानी पाई बाई 2 आ जाएगा, तो जाहिर बात है इंफिनिटी है ये पूरी, और माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो माइनस इंफिनिटी। तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी की वैल्यू पुट कर दी, tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पुट कर दी, और आपके पास आंसर क्या आ गया? पाई। ये भी पाई क्या है? 180, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू। नेगेटिव इंफिनिटी नहीं आ रहा, अगर इंफिनिटी आता तो हम डाइवर्जेंट लिखते हैं। यहाँ पे फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे रहा है, तो सो दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये आपके पास आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कि आपके पास ये एवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही करिए, प्रॉपर इंटीग्रल है, इंफिनिटी ऊपर है तो आपने इंफिनिटी को लिमिट की फॉर्म में लिखा और एक्स लिख दिया। सिंपल इंटीग्रेट करिएगा, फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पर देखें, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 0 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? ई की पावर इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बराबर है, तो क्या आंसर आएगा? सो दैट गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। हो गया, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि ट्राई टू, इसको ये है माइनस इंफिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, डू योर सेल्फ ट्राई टू सॉल्व। इसका आंसर माइनस इंफिनिटी आएगा और डाइवर्जेंट होगा, तो ये चेक कर लीजिएगा ये खुद से। ठीक है, तो बेसिक चीज़ था कि रिडक्शन फार्मूला में इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी इंक्लूड है कि आप कैसे इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझेंगे। कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपको पता लग गया कि दो तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास जब भी हम किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं तो उसमें हम कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को मालूम करते हैं कि आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिडक्शन फार्मूला में।
रिडक्शन फार्मूला क्या है? एनी फार्मूला विच एक्सप्रेस एन इंटीग्रल इन टर्म ऑफ अनदर इंटीग्रल विच इज सिंपलर कॉल्ड अ रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो भी है इंटीग्रल फॉर्म है उसको आप दूसरे इंटीग्रल टर्म्स में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, विच इज जो सिंपलर, इसको कहा जाता है रिडक्शन फार्मूला। अब फार्मूला किस तरह के होते हैं? जैसे नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स है, या तो फंक्शन इस फॉर्म में होगा, या 0 टू पाई बाई 2 का इंटीग्रल है और कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, ये रखना है कि साइन एन एक्स कॉस एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, n माइनस वन ओवर एन, एन बाई थ्री, ऑड फॉर्म में 1 3 5 कर लें, नीचे इवन में 2 4। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला बना, और आखिर में जो आप जो भी माइनस करें, या तो 2/3 तक स्टॉप कर दें या 1/2 तक स्टॉप हो जाएगा, मल्टीप्लाई अल्फा। अब यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कंडीशंस क्या हैं। जब ये फार्मूला आप लगा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम ये फार्मूला किस के लिए अप्लाई करते हैं? कि आपके पास अगर इफ नंबर 1 पार्ट है एन इज इवन हो, यानी साइन की पावर एन या कॉस की पावर एन, दोनों अगर इवन है ना, तो अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे? इस अल्फा की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे। और जब इवन है तो हम 1/2 लेकर आएंगे। 1/2 लिखना नहीं है आखिर में, 1/2 ये है, यानी यहाँ आप माइनस करें तो आपका जो लास्ट टर्म हो वो 1/2 होना चाहिए। 1/2 तक माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर इवन है, और अल्फा की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे। और अगर इफ एन इज इक्वल टू ऑड हो, एन आपके पास ऑड दिया हुआ हो दोनों में, तो अल्फा की जगह क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। लेकिन ऑड कहाँ तक लिखा जाएगा? 2/3 तक ही आना चाहिए। ठीक है, इवन में 1/2 आ जाएगा, 2/3। मैं इसका एग्जाम्पल भी बता दूंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि 2/3 क्या है, 1/2 क्या है। ठीक है, लेकिन कंडीशन पता होना चाहिए, फार्मूला एक ही है। अल्फा इवन में पाई बाई 2 आता है, ऑड में 1 आता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड में क्या है? 0 टू पाई बाई 2 अब प्रोडक्ट की फॉर्म में है, साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला लगा 2 और 1, 2 और 1 लिखा हुआ, 2 और 1। ये मैं अभी आपको ये m-1 m-3 अप टू 2 और 1, यानी आपको इतना माइनस करना है, या तो 2 आ जाए या 1 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से n-1 n-3 लिखेंगे, 2 या 1 आ जाए। अब यही m प्लस n, फिर m प्लस n माइनस 2, फिर m प्लस n माइनस 4, 2 या 4 आ जाए, इंटू अल्फा। अब यहाँ पे भी कंडीशन लगा दिए दो। नंबर 1, इफ m n बोथ इवन, तो अल्फा की जगह पाई बाई 2 लगाएंगे। अगर दोनों m और n इवन हो तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अदरवाइज अल्फा इज इक्वल टू 1। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है? कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? m ऑड हो, n इवन हो, या m इवन हो, n ऑड हो, या बोथ ऑड हो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन होंगी तो अल्फा की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है। और जब 1 रखना है तो हमारे पास ये बीटा फंक्शन का फार्मूला लग जाता है। इस फॉर्म में भी हम इसको फार्मूले को लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, m+1 और 2, और बीटा फंक्शन आपके पास n+1/2, 2 और गामा ऑफ ये हो जाएगा m+n+2/2। ठीक है, तो मैं तो आपको फार्मूले से ही करवाऊंगी, तो आप फार्मूला देख लीजिए, वो भी आसान है, ये भी आसान है। अब यहाँ पर देखें, एवेलुएट बाय रिडक्शन फार्मूला है। कोई एग्जाम में अगर आएगा तो लिखा हुआ होगा कि बाय रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 4 है, 3 तक कर लिया, 4 में मैंने लिख दिया ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला वाला जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी क्या है? 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4x dx, 2 में है कॉस की पावर 7x dx, और इंटीग्रल है 0 टू पाई बाई 2। 3 में 0 टू पाई बाई 2 साइन की 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और क्वेश्चन नंबर 4 में है 0 टू पाई बाई 2
और साइन की पावर 5 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, डी थीटा। अब यहाँ पर देखें 4 इवन है, ये ऑड है, ये दोनों इवन है और ये दोनों ऑड है। सही है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला वाला पार्ट करते हैं, बाय रिडक्शन फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, और हमारे पास ये क्वेश्चन पुट लिख दिया है। अब हेयर एन एन क्या है, हमारे पास 4 है, 4 क्या है, इवन है, तो फार्मूले में जाके देखिएगा, अगर इवन है तो अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला था कि 0 पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, तो ये फार्मूला हमने एज इट इज अल्फा की जगह पाई बाई 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पे एन की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 बाई 4, 4 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, और बस देखें, अब देखें यहाँ पे 1 बाई 2 आ रहा है, ये देखें आखिर में 1 बाई 2 लिख देंगे कि आखिर में ये हमारा 1 बाई 2 ही आएगा, और इंटू पाई बाई 2। इतनी टर्म हमें माइनस करनी है कि आखिर की जो टर्म है 1 बाई 2 आए। कब, जब एन आपके पास इवन आएगा। तो 4 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4, 4 माइनस 3 बाई 4 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दें, 3 पाई बाई 16, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो n है वो ऑड है, तो हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है बाय रिडक्शन फार्मूला। 0 टू पाई बाई 2 कॉस एन, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे 2/3 लिखा है, ऑड है तो 2/3 लिखा है, इवन है तो 1/2 लिखा है। अब यहाँ पे n हमारे पास 7 है, अल्फा क्या है हम लिखेंगे 1, ऑड में हम जो कंडीशन होती है अल्फा की जगह 1 लिखते हैं। अब आप इसमें पुट कर दीजिए फार्मूले में, n की जगह 7, 7 माइनस 1 7, 7 माइनस 3 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 बाय 7 माइनस 4। देखें अब सबको माइनस करें जरा, 6 बाई 7 आएगा, 4 बाई 5 आएगा, 2 बाई 3 आ गया। ठीक है, 2 बाई 3 तक लिखना था, क्योंकि इससे आगे लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हमें यहाँ तक लिखा मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ गया 16/35। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 टू पाई बाई 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और दोनों पावर क्या है, इवन है, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, डी थीटा। अब हमने ये फार्मूला लगा दिया है बाय रिडक्शन फार्मूला। 0 टू पाई बाई 2 साइन एम थीटा कॉस एन थीटा, आपको जिससे भी आता है, आपको जो फार्मूला याद है वो उस फार्मूले से कर लें, फिलहाल तो मैंने इस फार्मूले से करवाया है। ठीक है, आपको जो इजी लगता है वो कर लीजिएगा। तो फार्मूला लिख लिया, यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास गिवन दैट हेयर m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, बोथ इवन है। तो जब बोथ इवन हो तो अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर हमने पुट किया 4 माइनस 1, m की जगह 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। जब 4 माइनस 3 करते हैं तो 2 या 1 आना चाहिए, क्या आ रहा है 1, तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, 2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको बताया गया है कि एंड जो फाइनाइट नंबर है वो क्या होगा, फिक्स जो आपके पास आखिरी का नंबर क्या होगा, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 किया तो 2 या 1 आएगा, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 माइनस 1, तो इससे ज्यादा 2 माइनस 3 करूंगी तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हमें सिर्फ एक वैल्यू लिख देना है 2 माइनस 1, तो इसका मतलब है 1 आ रहा है। अब इसी तरीके से नीचे भी 6, यानी 4 प्लस 2 क्या आ गया 6, 6 माइनस 2 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 2 आ गया, और 6 माइनस 6 वो तो उसका फार्मूला ही अलग है, तो 2 तक हमारे पास ये फार्मूला जाएगा इंटू पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास पाई बाई 32 आंसर आ रहा है। तो ये रिडक्शन फार्मूला आगे आसान है, और ये यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अब यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑड में है, इसी फार्मूले में ऑड करके देखिएगा कि क्या आंसर आया है। ठीक है, और बाकी देखते हैं, और कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं आप लोगों को होम टास्क पे दे दूंगी। अभी हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तमाम सवालात को जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि ना, मैंने जबकि शुरू क्लास में बता दिया था कि मुझसे ये मत पूछिएगा कि एग्जाम में यही आएगा जो मैं करा रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ नहीं आएगा।
अगर आपको समझ में टॉपिक क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम कर लेंगे, तो उनको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये वाले सवालात आएँगे या इसमें से आएगा, उसमें से आएगा। टॉपिक क्लियर है तो आप कहीं से भी सवाल उठेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है? तो ये मत पूछिए मुझसे। बाकी तमाम जितने लेक्चर हो गए उनके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह क्लास होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।